चलिए ओके। बी कह रहा है, देखो यहाँ पे मेनिस्कस किसको कहते हैं? MENI, अरे MENISCUS, SCUS। इसकी हिंदी होती है नवचंद्रक, नवचंद्रक इसको कहते हैं। माने चंद्रमा के आकार के, चंद्रमा जैसे कटा रहता है ना, देखियो ना ऐसे, एक ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है। ये वाटर का कर्व सरफेस है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है इसी को हम लोग समझेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि देखिए ध्यान से, ये एक जो है आपका एक वेसल्स है, यानी बर्तन है। ये जो आपका है एक बर्तन हो गया, इसमें वाटर है। दूसरे बर्तन में देखिए इसमें है Hg यानी कि मरकरी, ठीक है। वाटर में यहाँ देखिए ये वाटर है, ठीक है ना। और ये जो आप देख रहे हैं ये नीचे की ओर, मैं इसको, इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये सब पारे का। पारा जो है ना, पारा अपने आप को सिकोड़ने की कोशिश करता है, सिकोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन पानी जो है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, तब आएगा समझ में। ये बहुत इसका लाइन बाय लाइन जो है ना इम्पोर्टेंट है। इसमें हम एक पाइप डाल देते हैं, यही पाइप डाल देंगे, इस तरह का ये पाइप डालेंगे। तो है पानी जो है जब ऐसे आएगा तो इसका डिज़ाइन ऐसे कुछ होगा, ऐसे इसका डिज़ाइन ऐसे होगा। माने पानी देखिए ये यहाँ तक इसका लेवल है, ठीक है। इसमें भी अगर हम एक ट्यूब डालते हैं तो ये जो है आएगा, लेकिन ये ऐसे होगा, नीचे की ओर जाएगा, ये नीचे की ओर झुकता है। इसमें ये दो डिज़ाइन पहले समझ लीजिए। इस ट्यूब को हम कहते हैं कैपिलरी ट्यूब, हिंदी में इसको कहते हैं केशिका नली। ये ट्यूब जो होता है एक तरह का पाइप होता है, पाइप इस तरह का होता है। इसको हम कैपिलरी ट्यूब क्यों बोलते हैं? कैपिलरी ट्यूब सिंपली उसको बोला जाता है कि जिसमें कोई चीज़ चढ़ता है। जब किसी का बीपी नापा जाता है तो आप लोग देखे होंगे कि यहाँ बांध करके, देखिए ना बीपी नापने वाली मशीन, उसमें पारा जो है ऐसे ऐसे चढ़ने लगता है, देखियो कि नहीं। बीपी मशीन में देखो ऐसे जो कंपाउंडर होता है उसको खोल देता है, आँख खोल कर जैसे ऐसे उसको दबाता है। हमारे यहाँ भात पे बंधा रहता है, यहाँ उसके आला यहाँ रखा रहता है, और जैसे ही वो इसको ऐसे दबाएगा उसमें एयर भरेगा तो पारे का जो लेवल होता है उसमें ट्यूब में ऐसे ऐसे चढ़ने लगता है। तो पानी जैसे ही इसको चढ़ेगा, इसीलिए इसको कहते हैं कैपिलरी ट्यूब। अब यहाँ देखिए कि यहाँ दो तरह के फोर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। पहले इसको पहले आप समझ लीजिए, तो अब इसको हम समझाएंगे अभी बाद में। लेकिन दोनों एक ही चीज़ है। पानी जो है किसी चीज़ को भिगो देता है, ठीक है। पानी किसी चीज़ को भिगोने का काम करता है। पानी अगर अपने आप को समेट लेता तो कि कोई चीज़ उसमें भीगता नहीं। पारे में जो है, पारे से कोई चीज़ भीगता नहीं है। पारे में अगर हम ऐसे पूरा हाथ डाल देंगे, जैसे मान लीजिए कि एक मग पारा है मरकरी, उसमें हम अपना हाथ ऐसे डालेंगे तो मेरा हाथ एकदम ड्राई रहेगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है ना वो सोचते हैं कि अरे यार ये मेरे अंदर कौन आ रहा है, भागा भागा भागो, भागा से जल्दी, भागा से, समझा गया। तो वो भीगे, उससे आप भीगेंगे नहीं। अगर एक मग पारा हम आपके ऊपर इसे फेंक दें, है ना, जो सिल्वर कलर का होता है, बहुत चमकता है वो, आप बहुत सॉफ्ट होता है, तो जैसे ही हम आपको भीगेंगे आपको कुछ नहीं होगा, वो गीला नहीं होगा, ठीक है। आपका बॉडी जो है गीला नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम एक जग पानी आपके ऊपर फेंक देंगे, आपकी पूरी बॉडी गीली हो जाएगी, क्योंकि पानी जो है किसी चीज़ को भिगोने का काम करता है। अब इस चीज़ों को ध्यान से समझिए। यहाँ अगर हम पूछेंगे, यहाँ पे जहाँ मैं ये मार्कर चला रहा हूँ, सुनो भैया, एक बार देखो, मार्कर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ लिखा एस, लिखा शुभम है, मैं लिख रहा हूँ, चाहे कुछ भी हम लिख रहे हैं, तो इस सरफेस में, इस मार्कर में जो है एक तरह का फोर्स काम कर रहा है, तभी आप लिख पा रहे हैं। ये काम कर रहा है एडहेसिव फोर्स, ठीक है। कॉपी पे आप लिखते हैं तो हाँ किस फोर्स से लिखते हैं? एडहेसिव फोर्स से लिखते हैं, जिसको हम कल बताए थे आपको कि हिंदी में उसको कहते हैं असंजक बल।
तो जैसे ही अगर जैसे हम ये मार्कर से लिखे तो हम इसको आसानी से देखिए इसको मिटा देंगे, लेकिन एक आता है परमानेंट मार्कर। परमानेंट मार्कर से जब लिखेंगे तो उसको जो है बहुत समय लगता है मिटाने में। जब आप वोट देने जाते हैं और लोग दिखाते हैं कि देखिए हम वोट दे के आए हैं, वो उसकी पहचान है कि नहीं, तो कम से कम 10 दिन लगता है उसको मिटने में। आपके नाखून पे ही क्यों करता है भाई, कि ताकि आपके स्किन से कोई रिएक्शन ना कर पाए। यहीं क्यों लगाएगा, नाखून पे ही जो है, जहाँ वोट देने जाते हैं तो नाखून पे ही क्यों लगाता है। आपका हाथ ऐसे पकड़ लेगा, नाखून पे लगा देगा, वो धीरे धीरे जो है कम से कम महीनों दिन लग जाता है उसको मिटने में, क्योंकि उसमें एडहेसिव फोर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, परमानेंट, इसलिए उसको बोला जाता है परमानेंट मार्कर। ठीक है, सुनो मेरी बात। तो जब आप पेन से पेपर पे लिखते हैं तो कोई पूछेगा आपसे कि वहाँ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, तो एडहेसिव फोर्स काम कर रहा है। आगे समझ में। कुछ औरतों को आप देखे होंगे, चाहे जेंट्स को भी, चाहे किसी ड्रामा में हम बच्चों को क्या करते हैं, पाउडर वाउडर लगा देते हैं, मेकअप कर देते हैं, काजल लगा देती थी हम लोग का, हमारी मम्मी जो है बचपन में। तो काजल जो बनाया जाता था वो दिया से बनाया जाता था दीपावली में। दीपावली के अगले दिन जो है ना, दलीदर लोग जाके खरीद देते थे घर घर, सूप बजा करके। ये सब बचपन की बात है, सुन लीजिए ध्यान से। तो काजल जो है ना तुरंत शाम को मिट जाता था, क्योंकि वहाँ उसमें एडहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं रहता था, वो आसानी से चिपकता नहीं था। लेकिन जो ब्रांडेड कंपनियाँ हैं, जैसे लक्मे वगैरह हो गया, तो उसका काजल आता है वो जल्दी मिटता नहीं है, क्योंकि उसमें एडहेसिव फोर्स की मात्रा ज़्यादा है। एडहेसिव फोर्स जो होगा वो हमेशा डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच लगेगा। अब मार्कर है, ये बोर्ड है ना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ एडहेसिव फोर्स से मैं लिख रहा हूँ इस पर। आगे समझ में। अब यहाँ आप ये देखिए कि जो मैंने यहाँ गोला बनाया था, ठीक है, जो मैं यहाँ गोला बनाया हूँ, यहाँ पानी के पार्टिकल हैं, जहाँ मैं इसको ठोक रहा हूँ, यहाँ पानी के पार्टिकल्स हैं। इन पार्टिकल्स के बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इस पार्टिकल के बीच में काम कर रहा है कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स। लेकिन जैसे ही हम इसमें ट्यूब डाले हैं या हम पेंसिल डालेंगे पानी में जब आप पेंसिल डालती हैं तो पेंसिल गीली हो जाती है। पेंसिल के गीला होने का मेन रीज़न है एडहेसिव फोर्स। पेंसिल गीला क्यों हुआ, एडहेसिव फोर्स से। पानी उसी में जाके चिपक जाता है। जैसे ही पेंसिल गीला हो गया, अब उसको आप झटका देंगे कि, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं कि उसको रुमाल वगैरह से पोंछ देते हैं। पोंछना पड़ेगा तभी पेंसिल पहले जैसे ड्राई होगा, है कि नहीं। उसी तरह से जब इस ट्यूब में आप देखेंगे कि वाटर का लेवल तो यहाँ तक है, ठीक है, वाटर का लेवल यहाँ है, लेकिन जैसे ही इसमें हम इस ट्यूब को डालेंगे तो पनिया क्या करेगा कि इसको भिगोने का कोशिश करता है, इसको भिगोने का कोशिश करेगा, इसको भिगोने का कोशिश करता है। ठीक है, इसलिए ये ट्यूब क्या हो जाएगा, पानी ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें देखेंगे जिसमें पारा भरा हुआ है, ये अपने आप को सिकोड़ने का कोशिश करता है। ये सोचता है कि अरे ये हम लोग के क्षेत्र में कौन आ गया, है ना। ये पारा के पार्टिकल से ये सोचेंगे कि हम लोग के क्षेत्र में कौन आ गया, तो अपने आप को जो सिकोड़ने की कोशिश करता है ये इस ट्यूब से दूर भागेगा। इसलिए ट्यूब जो है गीला नहीं होगा पारे में, इसलिए यहाँ पे पारे के पार्टिकल्स में कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है, क्योंकि सेम पार्टिकल हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स इसमें काम करेगा। और इसमें आप देखिए ये यहाँ जो है वाटर माने सेम पार्टिकल्स, सेम चीज़ों के बीच हमेशा लगता है कोहेसिव फोर्स, और डिफरेंट चीज़ों के बीच लगेगा हमेशा एडहेसिव फोर्स। तो पाइप में और यहाँ पानी चढ़ रहा है इसके ऊपर, ये एडहेसिव फोर्स से जो है ये पानी चढ़ेगा। इसलिए जब पनिया ऐसे चढ़ेगा ना, तो देखिएगा जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो ये देखिए एक तरह का ये चंद्रमा के आकार का बनता है ना। लेकिन पारे में जब आप देखेंगे तो ये आपका ऐसे बनेगा, नीचे की ओर बनेगा। इसलिए इसको जैसे ये हो गया कनकेव शेप। ये कनकेव शेप क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये धंसा हुआ है, ये है कनकेव शेप। अभी देखिए इसमें तुम लोग जो है ना खाली जो है डिस्टर्ब करते हो बस। अभी जितना मैं बताया हूँ आपको समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान देंगे तब समझ में आएगा। आप बार बार जाके उसको घर पे रिवीजन करिए। पहली चीज़ ये है, मान लीजिए कि अगर ऐसे ये बना हुआ है कोई चीज़, ठीक है, अगर इसकी डिज़ाइन ऐसे है, ऐसे, ठीक है,
तो कोई पूछेगा आपसे कि ये पारा है कि वाटर है, बोलो ये पारा है कि वाटर है? पारा है, क्योंकि ये कन्वेक्स शेप है। ये है आपका कन्वेक्स शेप, कन्वेक्स शेप, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे जब बनेगा, देखिए, तो ये हो जाएगा आपका वाटर, है ना। ये वाटर है, ये कनकेव शेप है, कनकेव शेप। ये उठा हुआ है, और ऊपर का सरफेस जो है ना, ये उठा हुआ है, देखिए, है जो है उठा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं कन्वेक्स, या इसको कहते हैं उत्तल। ये धंसा हुआ है, इसको कहेंगे अवतल। आगे समझ में? इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट किसको कहते हैं? स्पर्श को एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे आप क्या करती हैं, धीरे से जो है चम्मच में या मतलब जो भी है स्पून में एक बूंद पानी लीजिए, आधा चम्मच, बहुत माने बहुत कम। जैसे ही आप उसको धीरे से फर्श पे गिराएंगी, धीरे से गिराएंगी, तो पानी का शेप कुछ ऐसे होगा। देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका सरफेस है, ये ज़मीन है। पानी धीरे धीरे फैलने लगेगा, पनिया धीरे धीरे फैलने लगेगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो है इसकी हाइट हो जाएगी। ये वाटर है, मान लीजिए वाटर है, तो यहाँ देखिए इसमें जितने ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, देखिए इसको ऐसे समझ लीजिए, वाटर के पार्टिकल्स हैं, वो वाटर के पार्टिकल्स यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। इसके अंदर जो है कोहेसिव फोर्स ये काम करेगा। ये पार्टिकल जो है ना खींचने की कोशिश करते हैं, खींचने की कोशिश करेंगे, तो ये जो है ना ये हो जाएगा आपका कोहेसिव फोर्स। लेकिन ये सरफेस है ज़मीन का, और अगर यहाँ वाटर पार्टिकल है तो यहाँ दो डिफरेंट चीज़ें हो गई। डिफरेंट चीज़ों के बीच हमेशा एडहेसिव फोर्स काम करता है। दो कागज़ को हम चिपका देते हैं गोंद से या गम से, तो एडहेसिव फोर्स के कारण ही जो है वो चिपक जाता है कि नहीं? यहाँ जो है आपका काम करेगा एडहेसिव फोर्स। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं मरकरी को अगर लेंगे, तो मरकरी को अगर हम ज़मीन पे गिराते हैं ना, तो ये गोलाकार हो जाता है। ये सिकुड़ने की कोशिश करता है, अपने आप को समेट लेगा। आगे समझ में? तो अब देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट मैं बता रहा था, तो जैसे ही देखिए ये जो है, अगर ये आपका कनकेव शेप है तो, और ये आपका जो है कन्वेक्स शेप है, वही हो जाएगा कन्वेक्स शेप। इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब होता है कि एक लाइन जो इसके टेंजेंट से होके गुजरेगी। तो अगर हम एंगल ऑफ कांटेक्ट में एक स्पर्श लाइन ले जाएंगे, कांटेक्ट लाइन, तो ये कुछ ऐसे जाएगा, देखिए ऐसे जाएगा, यानी ये कनकेव शेप को टच कर रहा है। तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, वही हो जाएगा। लेकिन इस कन्वेक्स शेप में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा ये अंदर से नहीं जाएगा, अंदर से नहीं जाएगा। इसको ध्यान से देखिए, अंदर से नहीं जाएगा, क्योंकि अगर हम एक लाइन ऐसे ले जाएंगे, है ना, तो इस शेप को ये लाइन काट सकती है। तो इसलिए एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा ना, ये बाहर से आता है, ऐसे बाहर से आएगा। तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट देखिए ये हो जाएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है कन्वेक्स का, एंगल ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा कनकेव का। ये एंगल बड़ा होता है, लार्ज होता है, अगर उसे आप कंपेयर करेंगे तो हाई एंगल ऑफ बड़ा होगा, इसलिए इसको कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो मेनिस्कस जो है एक शेप है, कर्व शेप है। आगे समझ में? तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए।
इसका डिफिनीशन क्या हो जाएगा मेनिस्कस का? डिफिनीशन ऑफ मेनिस्कस लिखिए, द कर्व सरफेस, द कर्व सरफेस of a liquid, लिखिए the curved surface of a liquid in the containing vessels, the curved surface of a liquid in the containing vessel, vessel माने बर्तन, vessel is called meniscus, meniscus, meniscus के क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट बता दिए आपको, हम बता दिए सरफेस टेंशन में एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, ये सब बता दिए। आप बढ़ के क्यों लिख रहे हैं? पर बस पेन नहीं है जी, पढ़ने आते हो आप, पेन लेकर नहीं आते हो। हम बुद्धिमाने हो तुम भी। चलिए ये आपका है वाटर, है ना, ये वाटर है, ठीक है। इस वाटर है, वाटर के पार्टिकल जो है, मान लीजिए ऐसा वाटर के पार्टिकल्स हैं जो ग्लास से आके टच करेगा, ये ग्लास का है, इसको कह सकते हैं ग्लास वाल, ये ग्लास की दीवार है, ये है जहाँ मैं मार्कर चला रहा हूँ, ये ग्लास की दीवार है। ग्लास की दीवार से ये वाटर के पार्टिकल्स जब टकराएंगे तो यहाँ कौन सा फोर्स काम करेगा? यहाँ फोर्स काम करेगा एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट मोलिक्यूल्स हो गया, ग्लास के मोलिक्यूल हैं और वाटर के मोलिक्यूल्स हैं। हमेशा एक चीज़ को याद रखिए कि दो डिफरेंट चीज़ों के बीच एडहेसिव फोर्स काम करता है। लेकिन वही बात अगर हम करेंगे, अगर हम यहाँ सर्किल कर दें तो देखिए ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, सेम पार्टिकल्स हैं, इनके बीच जो है हमेशा काम करेगा कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स हमेशा, फिर से रिमाइंड करा दे रहा हूँ, हमेशा सेम पार्टिकल के बीच लगता है। तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि कौन फोर्स बड़ा होगा, ठीक है, एडहेसिव फोर्स बड़ा होगा ग्लास और वाटर पार्टिकल के बीच, कि कोहेसिव फोर्स बड़ा होगा वाटर और वाटर पार्टिकल्स के बीच। तो ये वाला फोर्स जो होगा एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स ये बड़ा होगा कोहेसिव फोर्स से। एडहेसिव फोर्स ये वाला ग्लास का दीवार और ये वाटर पार्टिकल, ये फोर्स बड़ा होगा इस कोहेसिव फोर्स से। आगे समझ में? तो मेनिस्कस में आपको हम कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, जो है कनकेव मेनिस्कस, कन्वेक्स मेनिस्कस, एंगल ऑफ कांटेक्ट, ये सब जो है बता दिए। आगे समझ में? मेनिस्कस में आज इतना ही रहने दीजिए, बाकी जो है हम लोग देखेंगे नए चैप्टर में। तब तक के लिए चिल्ड्रेन, नए नए डिफिनीशन हम लोग आने वाले समय में, मैं क्लास 9th और 10th का सिलेबस वाइज जो है अभी सिलेबस में लेने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें आपको मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ये 4 सब्जेक्ट का मान के चलिए कि अगर आप लोग मेरा वीडियो डेली वॉच करते हैं तो थैंक यू सो मच। उसको आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और सिलेबस में आपको मैं हर चैप्टर का, मैं सिलेबस कहीं से खोज रहा हूँ, अगर हमको मिल जा रहा है, वैसे मैं नेट पर भी सर्च करूँगा, कुछ टाइम की कमी भी है, तो आने वाले समय में हम आपके हर वीडियो में कम से कम आपको हम पूरा कंटेंट देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज, ये 4 सब्जेक्ट का आपके पूरे सेशन में। जैसे जैसे 10th के बोर्ड, जो बच्चे इस साल 10th में हैं उनका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आएगा,
तो उसमें भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, उसका वीडियो बना करके। टिल देन बी हैप्पी, चिल, थैंक यू।